मैं आपको अगेन बताती हूँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर की ये सर्किट है आपके पास फॉर द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। आपने बेस को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, दैट इज बेस इज कॉमन बिटवीन बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट। अब इनपुट आप देंगे एमीटर और बेस के दरमियान, आउटपुट हम देंगे बेस और कलेक्टर के दरमियान। लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है और इसको फिर हम जब इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं सो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं। जब हम किसी एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं तो वो क्या होगा कि या बेस को कॉमन करेंगे तो वो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हो जाएगा, अगर एमीटर को कॉमन करेंगे तो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हो जाएगा, अगर कलेक्टर को कॉमन करेंगे तो आपके पास कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर हो जाएगा। सो इन सब कन्फिग्रेशंस की बिना पे 3 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे। सो टुडे वी आर कंसिडरिंग कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। जब आप कॉमन बेस ट्रांजिस्टर देखते हैं इन दिस फिगर, सो इसमें बेस को आपने कॉमन कर दिया, ग्राउंड कर दिया और 2 जंक्शन है आपके पास, एक जंक्शन है बेस और एमीटर के दरमियान और एक जंक्शन है कलेक्टर और बेस के दरमियान। इन दिस डायग्राम आपके पास एमीटर बेस जंक्शन की अगर आप पोलैरिटीज देखें तो एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। दिस इज क्लियर फ्रॉम द पोलैरिटीज ऑफ द जंक्शंस कि आपने P को P पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, N को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो दैट मीन्स कि एमीटर और बेस के दरमियान जो आपने जंक्शन लिया है ये फॉरवर्ड बायस है और जो कलेक्टर और बेस के दरमियान जंक्शन लिया ये रिवर्स बायस है। अब आपने एमीटर जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है इसके आगे हमने 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस पढ़ने हैं, यानी आपके पास जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है इसको हम 3 तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, 3 इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, उसके लिए आपने देखना है कि 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं कि आपके पास 2 जंक्शंस हैं, एक इनपुट का जंक्शन है और एक आउटपुट का जंक्शन है। इनपुट का जंक्शन क्या है, बेस एमीटर जंक्शन है, यानी बेस और एमीटर के दरमियान ये जो जंक्शन है, और आउटपुट का जंक्शन क्या है, कलेक्टर और बेस का जंक्शन है। सो इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला मॉड्यूल है वो ये है कि आपके पास एक्टिव रीजन है। ठीक है, एक्टिव रीजन का ये सर्किट है जिसमें एमीटर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस किया है और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस किया है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द सर्किट 2। आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और ये जो एरोज हैं ये शो करते हैं आपके पास होल्स की डायरेक्शन को जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि जब आपके पास एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। मैं 1 बाय 1 तीनों रीजन्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्राफ पे जाने से पहले। इस रीजन की ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं एक्टिव रीजन की। एक्टिव रीजन में अगर आप होल्स का फ्लो देखें तो क्या होता है, जो बेस एमीटर जंक्शन है दिस इज फॉरवर्ड बायस, सो दैट मीन्स कि P में से आपके पास जो होल्स हैं वो फ्लो करेंगे बेस में। जब P में से होल्स फ्लो करेंगे बेस में से दैट मीन्स मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे, जो एमीटर करंट में से अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स जो है वो बेस में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को इग्नोर करके कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ आते हैं, सो बिटवीन द कलेक्टर एंड द बेस आपके पास फ्लो करेंगे रिवर्स बायस जंक्शन है। रिवर्स बायस में आपके वही नो के माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करते हैं। जब माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे तो आपके पास बेस में से होल्स फ्लो करने चाहिए टुवर्ड्स द कलेक्टर। अब बेस क्या है, एन टाइप है, सो एन टाइप में माइनॉरिटी क्या है, होल्स है। सो आपके पास बहुत फ्यू नंबर ऑफ होल्स पास करने चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास बैकवर्ड क्या हो रहा है, बैकवर्ड में बैक एंड पे ये हो रहा है कि बैक एंड पे एमीटर इज इंजेक्टिंग होल्स, सो उसकी वजह से वो सारे होल्स आर कलेक्टेड एट द कलेक्टर। सो आपके पास वो जो एमीटर करंट है दैट इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। थोड़ा सा करंट आपके पास बेस में फ्लो करता है, अ फ्यू नंबर ऑफ होल्स, एंड अदर करंट इज कलेक्टेड एट द कलेक्टर। और हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी ये देखा था कि जो कलेक्टर करंट है उसको हम 2 तरह से ओरिजिनली डिवाइड करते हैं। कलेक्टर करंट इज इक्वल्स टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, यानी कलेक्टर में जो होल्स हैं वो 2 रीजन के हैं, एक वो जो कि एमीटर में आ रहे हैं यानी कि वो IC मेजॉरिटी थे, कलेक्टर करंट में वो होल्स जो कि नेचर वाइज क्या थे, मेजॉरिटी कैरियर्स थे, जिस ओरिजिन से वो आए हैं वहां से, और दूसरे क्या IC माइनॉरिटी, ये वो होल्स हैं जो कि अपने ओरिजिनली क्या थे, माइनॉरिटी कैरियर्स थे। सो ये आपने एक्टिव रीजन का ये ऑपरेशन पहले भी देखा था और इसके ही जो सिंबल है वो ये, अगर आप ट्रांजिस्टर का सिंबल बना के उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो करते हैं तो दैट इज दिस। इसमें क्या है कि आपके पास एमीटर से करंट एंटर हो रहा है, ये PNP ट्रांजिस्टर है,
थोड़ा सा करंट बेस में फ्लो कर रहा है और बाकी करंट आपके पास कलेक्टर में कलेक्ट हो रहा है। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी कि आई सी इज इक्वल टू आई सी मेजॉरिटी प्लस आई सी माइनॉरिटी। सो ये दो सर्किट मैंने भी आपको शो किया है, बेसिकली एक ही सर्किट है, सिर्फ उसका सिंपल फर्क है। सो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में मैंने अभी आपको फर्स्ट मॉडल बताया है कि फर्स्ट मॉड्यूल में क्या हो रहा है, एक्टिव रीजन है, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। सो आपके पास जितना भी एमीटर करंट में होल्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कलेक्टेड एट द कलेक्टर। सो आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एक्टिव रीजन में एमीटर करंट और कलेक्टर करंट इक्वल है। एमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों मिली एम्पेयर्स में, और जो बेस करंट है वो माइक्रो एम्पेयर्स में या पिको एम्पेयर्स में। सो अगर आप इन दोनों को देखें तो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इससे पहले जो मैंने बात की थी इनपुट आउटपुट कर्व्स की, वो ये है कि जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज एनालाइज्ड बाय देयर इनपुट आउटपुट कर्व्स। हम इनपुट और आउटपुट कर्व्स ड्रॉ करते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। इनपुट के लिए आपके पास क्या है कि जो बेस एमीटर जंक्शन है उसकी हम फॉरवर्ड बायसिंग के लिए इनपुट जब देखते हैं, सो इसके ग्राफ में अब आप ये देखेंगे कि इनपुट के क्या पैरामीटर्स हैं। दैट मीन्स के आप किन सेट ऑफ पैरामीटर्स की वजह से इनपुट को डिफाइन करते हैं और किन की वजह से आउटपुट डिफाइन करते हैं। अब बेस इज कॉमन, सो बेस को हम इनपुट और आउटपुट में डिसिसिव फैक्टर के तौर पे नहीं ले सकते। आपके पास फिर डिसिसिव फैक्टर क्या होंगे, वो होंगे इनपुट में होगा इनपुट करंट यानी कि एमीटर करंट, और वोल्टेज क्या होगा जो बेस एमीटर जंक्शन के ऊपर है। सो बेस एमीटर जंक्शन के ऊपर वोल्टेज यानी कि जो आप बेस और एमीटर के दरमियान वोल्टेज दे रहे हैं वो जो ड्रॉप हो रहा है वो, और आउटपुट पे क्या होगा कलेक्टर करंट और वो वोल्टेज जो आप कलेक्टर और बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सो इस लिहाज से अगर हम इनपुट की कर्व देखें तो अगर आप इनपुट जंक्शन देखें तो इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। मैं सिर्फ आपको इस वक्त इनपुट की कर्व दिखा रही हूँ, इनपुट की कर्व से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ चीजें। सो दिस इज इनपुट कर्व। इनपुट कर्व मीन्स कि हमारे पास इनपुट के ऊपर दो पैरामीटर्स हैं, इनपुट करंट और इनपुट के जंक्शन के ऊपर जो वोल्टेज है। इनपुट जंक्शन के ऊपर वोल्टेज क्या है, बेस एमीटर जंक्शन के ऊपर वोल्टेज। सो अगर आप बेस एमीटर जंक्शन के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, वी सी के इनिशियली करंट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे 0.7 वोल्ट्स के बाद आपके पास करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। थ्रू दिस बुक वी आर कंसिडरिंग द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स। सो आपके पास सिलिकॉन के जंक्शंस में आपको पता है कि जब फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है तो 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद करंट फ्लो करेगा। तो इसमें अगर आप आउटपुट की डिफरेंट वैल्यूज को फिक्स कर देंगे, जो लिखा हुआ है VCB 10, 20 और 1, अगर आप आउटपुट के जंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज को फिक्स भी कर दें तो आपके पास क्या होगा, सो हमारे पास जो हमने y एक्सिस पे क्या लिया है करंट है और x एक्सिस पे क्या है वोल्टेज है। सो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। करंट आपके पास इनिशियली जब वोल्टेज बहुत स्मॉल है करंट इंक्रीज नहीं करेगा, सो 0.7 वोल्ट के बाद करंट क्विकली इंक्रीज करना शुरू करेगा। यहाँ पर अगर हम अप्रोक्सीमेट मॉडल लगाते हैं तो दैट अप्रोक्सीमेट मॉडल डिस्क्राइब्स के आउटपुट की वोल्टेज की वैल्यू जो है उसका इनपुट की वोल्टेज पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो एमीटर करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सो हम जैसे आपने डायोड्स में अप्रोक्सीमेट मॉडल लिया था, यहाँ पर भी हम भी अप्रोक्सीमेट मॉडल लेते हैं कि वट एवर द आउटपुट वोल्टेज वुड बी द इनपुट वोल्टेज ड्रॉप एट द बेस एमीटर जंक्शन BE, बेस एमीटर जंक्शन पे द वोल्टेज ड्रॉप is 0.7 volt. I repeat, whatever the voltage at the output circuit may be, the input voltage drop at the base emitter junction is 0.7 volt. So whatever the circuit is given for the transistors, base emitter junction voltage drop, that means VBE, voltage at base emitter junction will always be 0.7 volts. उसके बाद मैं आपको आउटपुट के टर्मिनल्स का बताती हूँ, आउटपुट का ग्राफ बताती हूँ।
आउटपुट में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजिस्टर के 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है। अभी तक हमने सिर्फ एक्टिव रीजन की बात की है। सो मैं पहले ग्राफ में से आपको एक्टिव रीजन बता देती हूँ। सो एक्टिव रीजन एक्सप्लेन करने के बाद आई विल गो फॉर द अदर रीजन्स। अब इधर आपने आउटपुट में जब आपने देखा तो आउटपुट में हमने एक्स एक्सिस पे अगेन वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे करंट है। और आउटपुट के क्या पैरामीटर्स होते हैं? आउटपुट के पैरामीटर्स ये हैं, आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट का करंट। आउटपुट में करंट क्या मिल रहा है हमें? कलेक्टर का करंट है। और आउटपुट पे वोल्टेज क्या है? जो आउटपुट के जंक्शन पे है, यानी जो कलेक्टर और बेस के जंक्शन पे है। अब आप देखिए बेस एमीटर जंक्शन क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड बायस था, जब वहाँ पर वोल्टेज बहुत स्मॉल थी, 0 से हम स्टार्ट कर रहे थे, कोई 1 2 तक जा रहे थे। कलेक्टर बेस जंक्शन क्योंकि रिवर्स बायस है एक्टिव रीजन में, सो उसकी वोल्टेज भी आपके पास 10 20 30 40 है। अब इसमें आपने जो कर्व्स कंसिडर करनी है वो ये वाली है। एक्टिव रीजन की अभी मैं बात कर रही हूँ। आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर से आई सी इज इक्वल टू 7 मिली एम्पेयर। ये 7 डिफरेंट ग्राफ्स हैं जिनको हमने एक ग्राफ पे शो किया हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर हम इनपुट की एक वैल्यू को देखें, लेट्स सपोज कि आई ई इनपुट करंट इज 2 मिली एम्पेयर्स। फॉर इंस्टेंस यू कंसीडर कि आपके पास एमीटर करंट इज 2 मिली एम्पेयर्स, तो आउटपुट क्या होगी? ये एक ग्राफ है और हमने आई ई की यानी एमीटर करंट की डिफरेंट वैल्यूज को रख के ये सारे ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए हुए कि आपके पास अगर इतनी वैल्यू होगी तो कलेक्टर करंट क्या होगा, इतनी वैल्यू होगी तो क्या होगा। सो दीज आर बेसिकली 7-8 ग्राफ्स ड्रॉन ऑन अ सिंगल ग्राफ। आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? वोल्टेज लिया। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया? करंट लिया। आप किसी एक लाइन को देख लें, सारे लाइंस को आप एट अ टाइम मत देखें। अगर हम सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर्स की लाइन देखते हैं, तो ये एक्टिव रीजन की बात कर रही हूँ जो अनशेडेड एरिया है। दिस अनशेडेड एरिया शोज दैट कि आपके पास इस अनशेडेड एरिया के अंदर एमीटर करंट, आपके पास वोल्टेज जितना मर्जी चेंज हो रहा है, इस एमीटर करंट के लिए आपके पास जो कलेक्टर की वैल्यू आ रही है करंट की, देखो एक लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज के चेंज होने के साथ आपके पास y की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स आपके पास y की वैल्यू क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। और वो वैल्यू कितनी रह रही है? अप्रोक्सीमेटली आपके पास अगर I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर का देखो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर आप इसको y की तरफ मैप करते हो ये तकरीबन 1 मिली एम्पेयर ही बनता है। दैट मीन्स कि आपके पास एमीटर करंट और कलेक्टर करंट क्या आ रहे हैं? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ये किसकी बात है? एक्टिव रीजन की बात है। कब? जब एमीटर करंट अगर 1 मिली एम्पेयर है तो आपके पास एमीटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अगर हम कोई और कर्व देख लेते हैं, अगर आपने एमीटर करंट को 5 मिली एम्पेयर ले लिया, अगर आपने एमीटर करंट को 5 मिली एम्पेयर ले लिया, तो आपके पास इस रीजन में क्या होगा? आप एक्स एक्सिस की वैल्यू जो मर्जी चेंज करते जाएं, वाई की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप करंट की वैल्यू देख ले तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी? 5 मिली एम्पेयर्स के इक्वल आएगी। और ये जो लाइंस कर्व यहाँ पर ये जाके चेंज हो रही है, इस रीजन को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन के बाद की बात है, इसको भी हम देख नहीं रहे। सो इससे पहले आपके पास कलेक्टर करंट और एमीटर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल रह रहे हैं। सो आप समराइज कर सकते हैं कि एक्टिव रीजन के अंदर कलेक्टर करंट और एमीटर करंट अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं और बेस करंट तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, 0 के करीब होता है बट इक्वल्स टू 0 नहीं होता। ये एक्टिव रीजन है। अब मैं आपको कट ऑफ रीजन एक्सप्लेन करती हूँ। कट ऑफ रीजन आपके पास बेसिकली ये सिंगल लाइन है, दिस इज द कट ऑफ रीजन। ये जो क्या है, जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। एक्टिव रीजन में क्या था? बेस एमीटर फॉरवर्ड था, कलेक्टर बेस रिवर्स था। 2 जंक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट। कट ऑफ में आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। इनपुट भी रिवर्स हो गया और आउटपुट भी रिवर्स है। आउटपुट तो पहले रिवर्स था। अब अगर आप अब जब आउटपुट रिवर्स था तो क्या हो रहा था? आउटपुट में बहुत कम करंट फ्लो करना था, लेकिन क्योंकि इनपुट फॉरवर्ड था, सो इनपुट से आपके पास जो होल्स आ रहे थे वो सारे आपको आउटपुट में कलेक्टर में मिल रहे थे एक्टिव रीजन में। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने इनपुट को भी रिवर्स बायस कर दिया। दैट मीन्स कि एमीटर बेस जंक्शन भी क्या हो गया? ओपन हो गया। सो एमीटर से वो जो लार्ज नंबर ऑफ होल्स आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे। अब सिंपली क्या है? एमीटर बेस जंक्शन ओपन है और कलेक्टर बेस जो है वो भी ओपन रिवर्स बायस है। अब आपके पास सिंपली कलेक्टर बेस के दरमियान जो रिवर्स बायसिंग का करंट है वो फ्लो करेगा और कलेक्टर बेस के दरमियान रिवर्स बायसिंग का जो करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स जो बेस है उसमें से कुछ होल्स जो है वो कलेक्टर में फ्लो करेंगे
और बेस में से जो होल्स कलेक्टर में फ्लो करेंगे वो करंट क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। जो आपने इक्वेशन 3.2 पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, IC इज इक्वल्स टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, उसमें IC मेजॉरिटी वाला करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। कलेक्टर के अंदर आपने करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक वो जो कि एमीटर के अंदर से आ रहा था और एक वो जो बेस के अंदर से आ रहा था। अब जो कलेक्टर करंट में आपके पास बेस से करंट आ रहा था वो होगा और जो एमीटर से आ रहा था वो नहीं होगा। अब वाई एक्सिस आपके पास मिली एम्पेयर्स में है और ये जो आपने कट ऑफ रीजन की लाइन ड्रॉ की है ये जस्ट अबव द एक्स एक्सिस है आपके पास। अब यूँ समझे कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल साथ ज्वाइन हुई हुई है। अगर आप इसे वाई के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जो ये करंट है ICO इज इक्वल्स टू ICBO लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कलेक्टर में वो करंट है जब एमीटर ओपन है। अगर आप ICBO कहते हैं तो इसका मतलब है कलेक्टर और बेस के दरमियान करंट है जब एमीटर क्या है, ओपन है। और इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो ये कोई 0.001 मिली एम्पेयर्स होगी, यानी मिली एम्पेयर्स का कोई 1000वां हिस्सा होगी, तकरीबन जीरो होगी लेकिन इक्वल जीरो नहीं होगी। यानी हम इसको आप कह लो कि 1 पिको एम्पेयर या 1 नैनो एम्पेयर होगी। तो ये कट ऑफ रीजन है जिसमें आपके पास जो एमीटर करंट है वो जीरो हो जाएगा। सो जो कलेक्टर में करंट आएगा वो सिर्फ उन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा जो बेस से किस में आ रहे हैं, कलेक्टर में आ रहे हैं। और फिर सेचुरेशन रीजन है। सेचुरेशन रीजन में क्या है, आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। सो सेचुरेशन रीजन एंड द कट ऑफ रीजन आर टू एक्सट्रीम्स। एक में क्या है, दोनों फॉरवर्ड है और एक में क्या है, दोनों रिवर्स है। अब जब सेचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, सो क्या होगा, जब बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा सो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ होल्स बेस में आएंगे। लेकिन आगे बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन अब अगेन फॉरवर्ड बायस है। अब जब बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स की बजाय अब फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जब बेस और कलेक्टर फॉरवर्ड है सो बेस में से आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे पी में। बेस क्या है, एन टाइप है। हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं ना, बेस क्या है, एन टाइप है। सो एन में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कलेक्टर में। क्योंकि बेस बहुत लाइटली डॉप्ड है सो बेस में जो फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर और क्विकली आपके पास क्या आ जाएगा, सेचुरेशन आ जाएगा। अब ये जो सेचुरेशन रीजन है ना, ये भी आपके पास ये जो 6-7 कर्व्स हैं जिनको इकट्ठा ड्रॉ किया गया, ये सारी मर्ज हो गई हैं। ये आपको अलग नजर आ रही होगी जो बिल्कुल एंड पे है, ये आपको थोड़ी इंडिपेंडेंट नजर आ रही है। ये जो लाइन है जो क्विकली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर क्या है, करंट क्विकली इंक्रीज कर रहा है और बस इतना सा रीजन है, उसके बाद आगे फर्दर करंट इंक्रीज नहीं कर सकता। और एक्स एक्सिस पे अगर आप नजर डालें तो कट ऑफ रीजन में जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव है, एक्टिव रीजन में जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। क्यों? क्योंकि कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन में आपने जो आउटपुट वोल्टेज है वो रिवर्स बायस ली है। कट ऑफ रीजन में भी आपके पास आउटपुट रिवर्स बायस है, एक्टिव रीजन में भी आउटपुट रिवर्स बायस है। और अगर हम वोल्टेज को देखें तो वो हमेशा हम रेफरेंस के लिहाज से लेते हैं। तो अगर हमने रिवर्स बायस को पॉजिटिव वोल्टेज लिया है तो अगर आपके पास वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी तो दैट मीन्स वो फॉरवर्ड बायस है। सैचुरेशन रीजन में आपके पास वोल्टेज आउटपुट में भी फॉरवर्ड हो गई है, सो उसको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं। जस्ट आपने ये किया है कि जो वाई एक्सिस है उसको आपने जीरो पे ओरिजिन पे शो करने के बजाय साइड पे शो किया है ताकि आपको सैचुरेशन रीजन क्लियर नजर आ जाए। और ये सैचुरेशन रीजन के भी 7 अलग से कर्व्स हैं जो कि सारी मर्ज हुई हुई हैं, ये अलग अलग करंट्स के लिए। सो अगर आप किसी एक वैल्यू को देखते हैं, इस वैल्यू को, सैचुरेशन रीजन बहुत एक स्मॉल इंटरवल के लिए आपके पास हो सकता है जिसमें से करंट फौरन अपनी सैचुरेशन पे चला जाएगा। अब देखें, अभी हम सिर्फ ट्रांजिस्टर की बेसिक पढ़ रहे हैं कि अगर आपने ट्रांजिस्टर को आपने डीसी बैटरीज के साथ कनेक्ट करके बायस किया तो क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं देख रहे। सो अगर आपने इसकी सिंपल ट्रांजिस्टर की बायसिंग देखी है तो ये बायसिंग आपके पास ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यूज होती है। ट्रांजिस्टर के बैकग्राउंड पे ये बायसिंग चल रही होती है, इसके ऊपर आप इसके इन एसी सिग्नल्स अप्लाई करते हैं और उन एसी सिग्नल्स को आप एम्पलीफाई करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। एनालॉग सर्किट्स के लिए ये पॉइंट गौर से देख लें। एनालॉग सर्किट के लिए ट्रांजिस्टर्स आर ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं जब आपने एनालॉग ऑपरेशंस करने हैं, एक कंटिन्यूअस आपको आउटपुट चाहिए। और अगर आपने इन्हीं ट्रांजिस्टर को डिजिटल लॉजिक्स के लिए यूज करना है तो फिर आप ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं सैचुरेशन और कट ऑफ में। क्योंकि अभी मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 3 रीजन हैं और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हम क्यों यूज करते हैं। अगर आपको ट्रांजिस्टर से एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन चाहिए
एक एनालॉग ऑपरेशन चाहिए तो हम इसे एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं, और अगर आपने इसको डिजिटल सर्किट्स में यूज करना है, क्योंकि यही ट्रांजिस्टर्स हैं बेसिक, तो ये ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स हैं जिन्हें आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए यूज करते हैं। सो अगर आपने इन्हें कट ऑफ और सैचुरेशन में देखा तो कट ऑफ और सैचुरेशन क्या है, 0 और 1 ये लिमिट्स है कि इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा या फिर करंट सैचुरेट हो गया। सो जब आपने डिजिटल लॉजिक्स के लिए ट्रांजिस्टर्स की एप्लीकेशंस देखनी है तो उधर आपने ट्रांजिस्टर को या कट ऑफ में यूज करना है या सैचुरेशन रीजन में यूज करना है। कट ऑफ रीजन के अंदर आपके पास जो कलेक्टर करंट है वो ICBO से शो करते हैं। ICBO का मतलब है कि आपके पास कलेक्टर से बेस में करंट है, बेस और कलेक्टर के दरमियान करंट है जब आपके पास एमीटर क्या है, ओपन है। आप इस सिंबल को अपने पास नोट कर लें, ICBO। ये क्या है, कलेक्टर टू बेस करंट है, करंट बिटवीन कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर इज ओपन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ वी डिस्क्राइब द कट ऑफ करंट इन द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, सो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में हम पढ़ते हैं कट ऑफ करंट को ICBO से। मैं इसलिए इसको एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ क्योंकि जब हम कॉमन एमीटर देखेंगे तो हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में भी कट ऑफ करंट देखेंगे। सो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का देन वी विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। सो सैचुरेशन करंट में क्या, बहुत स्लाइटली टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए करंट फ्लो करता है और सैचुरेट हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं। एक्टिव रीजन में क्या होता है, आपके पास एक लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेजेस के लिए आपको इनपुट आउटपुट का काम चल सकता है। आपके पास ट्रांजिस्टर एक लॉन्ग टर्म के लिए ऑपरेट कर सकता है और तकरीबन कलेक्टर करंट और एमीटर करंट इक्वल होते हैं। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, जब आपने इनपुट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, एमीटर करंट 0 हो गया है, सो आपके पास आउटपुट में बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल करंट मिलता है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.001 मिलिएम्पेयर्स इन द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में आपके पास जो कट ऑफ करंट है वो बहुत स्मॉल होता है। सो और इसमें एंड equation 3.3 shows that in the active region collector current and emitter current are related by equation 3.3 that collector current and emitter current are approximately equal in the active region. Equation 3.3 and figure 3.9 in your book shows the cutoff region circuit. If the emitter is open, then current between the collector to base will be ICBO and this will be the cutoff current in the cutoff region, reverse saturation current.